दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बिटकॉइन ऐसे समझाऊंगा जिससे 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हुए बच्चे को भी समझ में आ जाए। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है और उसको समझने के लिए हमें हिस्ट्री में जाके देखना पड़ेगा कि पेपर करेंसी की शुरुआत कैसे हुई। मान लो एक छोटा विलेज है जिसके अंदर फार्मर, टीचर, डॉक्टर, कारपेंटर ये सब लोग रह रहे हैं और अभी कोई भी करेंसी है नहीं। इन लोगों को ट्रेड करना है एक दूसरे के साथ चीज़ों के आप ले करने के लिए। तो अब वो ट्रेड कैसे करेंगे? एक तरीका ये है कि भैया चलो कारपेंटर को राइस की ज़रूरत है और फार्मर को ज़रूरत है चेयर और टेबल की। तो कारपेंटर राइस ले लेगा फार्मर के पास से और एक्सचेंज में जो टेबल कुर्सी उसने बनाई है वो फार्मर को दे देगा। तो ये एक ट्रेड हो जाएगा। इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं और पहले बार्टर सिस्टम हुआ करती थी। लेकिन बार्टर सिस्टम में थोड़े इश्यूज हैं, जैसे कि फार्मर को अभी टेबल चेयर की ज़रूरत नहीं, उसको 1 साल के बाद ज़रूरत है। तो क्या करोगे? उसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप मल्टीपल पार्टी को इन्वॉल्व करो अपने ट्रेड में। इसका मतलब ये हुआ कि फार्मर के बेटे की तबीयत ख़राब है और उसको डॉक्टर के पास जाना है सर्विस के लिए, और डॉक्टर को टेबल और कुर्सी की ज़रूरत है। तो अब 3 पार्टी एक्सचेंज करेंगे, जिसमें कारपेंटर टेबल कुर्सी देगा डॉक्टर को, डॉक्टर अपनी सर्विस देगा फार्मर के बेटे को, और फार्मर राइस दे देगा कारपेंटर को। तो ये सिस्टम वर्क करेगी, लेकिन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है यार, लोगों को ज़्यादा इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो इसीलिए हम जो ह्यूमंस हैं उन्होंने सोचा कि हमें एक ऐसे मीडियम की शुरुआत करनी चाहिए जो वैल्यू को स्टोर करे, अपने जो काम की वैल्यू, और वो मीडियम था गोल्ड। तो आपको पता होगा पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो गोल्ड के कॉइन हुआ करते थे। तो गोल्ड को बोलते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू, और वो चीज़ों की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो इसीलिए वो बहुत फेमस हुआ करता था पहले के ज़माने में। लेकिन अब जब फार्मर को राइस बेचना है कारपेंटर, तो कारपेंटर उसको देगा गोल्ड के कॉइन, और जब 1 साल के बाद जब फार्मर को चेयर की ज़रूरत है तो उस टाइम पे वो गोल्ड कॉइन देके वो टेबल कुर्सी खरीद सकता है। ये सिस्टम बहुत अच्छी वर्क की, बहुत सालों तक वो वर्क किया। लेकिन इसमें भी इश्यूज आए। इश्यूज था गोल्ड हैवी मेटल है, उसको कैरी करना थोड़ा मुश्किल है। सेफ्टी के भी इश्यूज है, गोल्ड कोई चुरा के ले जाएगा तो क्या करोगे? और आप अगर दूर के टाउन में विजिट कर रहे हो, आपको ट्रेड करना है, तो बहुत सारा गोल्ड कैरी करना पड़ेगा जो कि हैवी है, और सेफ्टी के भी इश्यू है, तो वो रिस्की भी है। तो इसीलिए एट सम पॉइंट हमने शुरुआत की करेंसी की। तो मतलब जो गवर्नमेंट होती है वो पेपर करेंसी को इश्यू करती है, और उसमें लोगों को ट्रस्ट होता है कि भैया चलो ये ऐसा नहीं कि कोई भी छाप सकता है। गवर्नमेंट ने प्रिंट किया है तो $1 है, तो उसकी वैल्यू $1 है, ऐसा ट्रस्ट है। अदरवाइज वो पेपर की तो वैल्यू कुछ भी नहीं है, राइट? उससे कुछ होता नहीं है। लेकिन इसको कन्वीनियंट भी है, आप अपने वॉलेट में भी उसको ले जा सकते हो। तो पेपर करेंसी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये इतनी हैवी नहीं है गोल्ड जैसी। तो इसके बहुत सारे ऐसे बेनिफिट है। लेकिन अब हम फियाट करेंसी के सिस्टम में रह रहे हैं, मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो निकल गया है। तो अब गवर्नमेंट अपनी मर्जी में आए उतने पैसे छाप सकती है। पहले ऐसा होता था कि उसको गोल्ड से बैक करना पड़ता था, अभी ऐसा नहीं रहा। जितने पैसे हैं वो उतने छापो आउट ऑफ थिन एयर। तो ये फियाट करेंसी का ये एक बहुत सबसे बड़ा अभी इश्यू है कि गवर्नमेंट पे कुछ कंट्रोल नहीं है, वो छाप सकती है, और ये पूरा सेंट्रली कंट्रोल है गवर्नमेंट में। तो गवर्नमेंट में कुछ बुरे लोग आ गए तो वो करेंसी को अपनी मर्जी से छापेंगे, और वो एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरा इश्यू ये है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, माफिया वगैरह है, वो काउंटरफेट मतलब नकली करेंसी को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये पेपर करेंसी गांव के लोगों को पसंद नहीं आई, तो ये लोग सोच रहे थे, बहुत ट्रबल में थे यार, क्या करें यार, कुछ वर्क नहीं कर रहा है, पेपर करेंसी भी अच्छी सी चीज़ नहीं है। उसी टाइम पे एक ओल्ड बूढ़े बाबा आते हैं गांव में, और वो बोलते हैं कि मेरे पास एक मैजिकल सॉल्यूशन है, उसका नाम है बिटकॉइन। तो ये गैंडाल्फ बाबा है, आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी देखी होगी, ये बहुत ही वाइज बाबा है।
वो बोल रहे हैं भैया मेरे पास आपके दुखों का निवारण है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो लोग बोलते हैं कि गुड आइडिया, ये है क्या, हमें समझाओ यार। गैंडॉल्फ ने बोला ठीक है, आप ऐसा करो, आप सब लोग मेरे को $500 दो, हर एक को मैं 100 बिटकॉइन दूंगा। तो लोगों को गैंडॉल्फ में विश्वास है, वो बहुत वाइज मैन है। तो लोगों ने हर एक ने $500 गैंडॉल्फ को दे दिए और गैंडॉल्फ को बोला कि भैया मेरे को समझाओ ये बिटकॉइन चीज़ है क्या। अब गैंडॉल्फ बाबा ने बिटकॉइन को समझाना शुरू किया। अपनी बैग में से उन्होंने एक बुक निकाला और बुक के अंदर उन्होंने ट्रांजैक्शन लिखना चालू किया कि भैया मैं सबको, फार्मर, कारपेंटर, सबको 100 बिटकॉइन दे रहा हूँ। और ये है ना, इसको लेजर भी बोलते हैं। आपने अपना बैंक स्टेटमेंट देखा होगा, तो जब बैंक स्टेटमेंट होता है तो उसमें अलग अलग ट्रांजैक्शन लिखे हुए होते हैं। जैसे आपकी सैलरी आ गई $2000, आपने रेंट पे $1500 खर्च कर दिए, मोबाइल बिल पे 20, अब बचे आपके पास $480। तो इसको बोलते हैं लेजर। तो गैंडॉल्फ ने जो अपनी नोटबुक बनाई वो कुछ नहीं है, वो वैसे लेजर है। और उस लेजर में उसने लिखा कि मैंने इन चारों बंदों को 100 बिटकॉइन दे दिए हैं। उसी टाइम लोग बोलने लगे, अरे ये क्या बात हुई, क्या बात कर रहे हो यार, मतलब आपने बुक में नाम लिख दिया अपना ट्रांजैक्शन का, वो क्या अपना बिटकॉइन हो गया, बिटकॉइन क्या यही है। तो लोगों को कन्फ्यूजन लगा और बोला कि ये तो यार कोई भी मतलब बुक में अपना ये ट्रांजैक्शन लिख सकता है, तो उसमें मनी कहाँ से आ गया। तभी गैंडॉल्फ ने बोला चलो ठीक है, आपकी बात सही है, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी एक फिंगरप्रिंट डाल देता हूँ। तो मैं फिंगरप्रिंट हर एक ट्रांजैक्शन के आगे डालूंगा, तो ये होगा कि इसमें ट्रस्ट आ जाएगा कि भैया गैंडॉल्फ ने टीचर को, डॉक्टर को वगैरह को ये बिटकॉइन दिए। वो पुराने ज़माने में हम खाता लिखते थे ना बुक में, ऐसा कि खाता लिखा है, उसके सामने मेरी फिंगरप्रिंट है, तो फिंगरप्रिंट को कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है, तो ऐसा लगेगा चलो फेयर है। तब लोगों को विश्वास आया कि चलो ये सिस्टम ठीक है, मतलब ये सिस्टम वर्क करता है, तो हम इसको यूज़ करना अभी चालू करते हैं। ठीक है, तो अब जब फार्मर है उसको ट्रांजैक्शन करना है, उसको ये देना है, टेबल कुर्सी लेना है कारपेंटर के पास और 20 बिटकॉइन में लेना है। ये इन लोगों ने, दोनों ने डिसाइड कर दिया कि इसकी वैल्यू है 20 बिटकॉइन। ठीक है, तो अब ये लोग ट्रांजैक्शन करने के लिए गैंडॉल्फ के पास जाएंगे और बोलेंगे भैया हमने ये ट्रांजैक्शन किया है, आप अपने लेजर में लिख लो अपना जो खाता है। तो गैंडॉल्फ ये अपने खाते में लिख लेता है कि भैया फार्मर ने कारपेंटर को 20 बिटकॉइन दिए, और ट्रस्ट एस्टैब्लिश करने के लिए वहां पे वो फार्मर की फिंगरप्रिंट लेगा, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि फार्मर ने कारपेंटर को 20 बिटकॉइन दिए। तो ये जो फिंगरप्रिंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लो एक दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ कि टीचर को राइस की ज़रूरत है, तो 15 बिटकॉइन दे के उसने फार्मर के पास से राइस ले लिया। तो अगेन ये दोनों जाएंगे गैंडॉल्फ के पास, गैंडॉल्फ को बोलेगी कि भैया ये ट्रांजैक्शन लिख लो अपने खाते में, और वहाँ पे टीचर अपनी फिंगरप्रिंट लेगा। तो जो भी बंदा पैसे दे रहा है वो अपनी फिंगरप्रिंट लेगा, और इन द एंड क्या होगा कि बैलेंस शीट हो जाए कि चलो भैया फार्मर है उसके पास कितने हैं, तो 95 कैसे आ गए, पहले 100 थे, उसके बाद में 20 उसने खर्च कर दिया, 15 आ गए नए, तो हो गया 95। वैसे टीचर के पास 85 है, कैसे, पहले टीचर के पास 100 थे, बाद में 15 उसने खर्च कर दिए, तो हो गए 85। तो अगर आपको जानना है कि किस बंदे के पास कितने बिटकॉइन बचे हैं, तो ये आप लेजर के हिसाब से आप फिगर आउट कर सकते हो। अब जैसे घर का पूरा फर्नीचर है, डॉक्टर को बनाना है, ओके, और डॉक्टर जा रहा है अपने कारपेंटर के पास और बोल रहा है कि भैया मेरा को फर्नीचर बना के दे। कारपेंटर बोल रहा है 130 बिटकॉइन लगेगा भैया, बनाना है बोलो। डॉक्टर बोला ठीक है बनाते हैं। तो पहले कारपेंटर गैंडॉल्फ के पास जाएगा, बोलेगा भैया इसके पास पैसे है 130 बिटकॉइन। गैंडॉल्फ बोलेगा नहीं, उसके पास तो 100 ही बिटकॉइन है। तो इससे पता चलेगा कि किसके पास कितने बिटकॉइन है, तो ये एरर देगा कि इनसफिशिएंट फंड्स। ठीक है, तो जो गैंडॉल्फ के पास जो बुक है उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि भैया किसी के पास कितने पैसे हैं। तो ये जो सिस्टम है वो ओवरऑल कुछ कुछ इश्यूज को अच्छे से सॉल्व करता है। नंबर 1 कि एक तो ये वर्चुअल मनी है, तो कैरी करने का ये सब कुछ झंझट नहीं है, राइट, गोल्ड की तरह हैवी नहीं है।
और इसका दूसरा इश्यू ये सॉल्व करता है ट्रस्ट का, कि भैया चलो फिंगरप्रिंट नेसेसरी है तो कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि बुक में किसी ने भी जाके ट्रांजेक्शन लिख लिया। लेकिन ये भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है। मान लो गैंडल्फ का घर जल गया और वो अपनी बुक लेके या तो फिर कहीं पे भाग गया, तो ये सिस्टम परफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये सेंट्रलाइज सिस्टम है। आप सिर्फ एक पर्सन पे भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए ये गांव के लोगों ने बोला कि अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो गैंडल्फ की बुक है उसको हम सब कॉपी करते हैं। तो हम सब सेम बुक अपने पास रखेंगे, ओके। और ये बुक गांव में अगर 25 लोगों को रखनी है तो उनको भी रखने दो। तो ये क्या हो गया कि सेम बुक की रेप्लिका हम गांव में सभी लोगों के पास रखेंगे, ताकि ऐसा नहीं हो कि एक ही बंदे के पास ये बुक है और वो मैनिपुलेट कर रहा है। सेम बुक सबके पास है। इस वाली सिस्टम में कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। जैसे फार्मर ये नहीं लिखेगा अपनी बुक में कि मैंने डॉक्टर को इतने पैसे दिए, क्योंकि फिंगरप्रिंट ज़रूरी होती है। फिंगरप्रिंट कहाँ से लाओगे? अब जैसे डॉक्टर को वेजिटेबल लेने हैं फार्मर के पास से, ओके, 7 बिटकॉइन के, चलो उसने वेजिटेबल लिए, तो ये लोग क्या करेंगे, अपनी अपनी बुक में वो ट्रांजेक्शन लिख देंगे, उसके आगे डॉक्टर अपनी फिंगरप्रिंट छाप देगा, तो पता चलेगा कि ये कंफर्म ट्रांजेक्शन है। और बाद में डॉक्टर जो है वो ब्रॉडकास्ट करेगा पूरे गांव में, जिनके पास ये बिटकॉइन की बुक है, वो बोलेगा कि भैया मैंने फार्मर को इतना पैसा दिया, ये ट्रांजेक्शन अपने खाते में लिख दो, और सभी ट्रांजेक्शन के आगे डॉक्टर की फिंगरप्रिंट आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आने से क्या फ़ायदा हुआ? पहले तो ये कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, एक पर्सन पे वो भरोसा नहीं है, सभी के साथ सेम नोटबुक है, कोई फ्रॉड नहीं कर रहा है, सब सिग्नेचर चाहिए। तो ये सिस्टम के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इसको देख के जो प्लम्बर गांव में दे रहा है वो बोल रहा है कि भैया मेरे को भी ये बिटकॉइन इकोनॉमी के पार्ट बनना है, तो मैं कैसे ज्वाइन करूँ? क्या मैं कुछ बिटकॉइन आप लोगों के पास से बाय कर सकता हूँ? तो फार्मर ने बोला हाँ यार, मेरे पास थोड़े बिटकॉइन हैं, तो मैं तेरे को सेल करता हूँ। तो बोलेगा कि भैया कितने पैसे लोगे तुम मेरे पास से? फार्मर ने बोला $8 पर बिटकॉइन में तुम्हें चार्ज करूँगा। प्लम्बर को पसंद आया, उसने $80 लेके 10 बिटकॉइन ले लिए। तो अब जो अपना लेजर है, लेजर में हम ट्रांजेक्शन डालेंगे कि फार्मर ने दिए प्लम्बर को 10 बिटकॉइन, ठीक है। तो जब गैंडल्फ ने पहले जो बिटकॉइन दिए थे उस टाइम पे वो एक बिटकॉइन का प्राइस था $5। अब जब फार्मर ने सेल किए तो एक बिटकॉइन का प्राइस है $8। तो बेसिकली ये अपना ग्राफ हो गया कि बिगिनिंग में ये प्राइस थी, आज इतनी प्राइस है। तो जब आप अपने आज के मार्केट में जब बिटकॉइन की प्राइस देखते हो, प्राइस का चार्ट जो देखते हो ना, वो यही है कि एक बिटकॉइन के लिए लोग कितने डॉलर स्पेंड करने को तैयार है। तो वो ये चार्ट का मतलब यही है। अभी बिटकॉइन की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, तो ये लोग उसको पेपर करेंसी का यूज़ करके ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी में हमारे 400 बिटकॉइन है, लेकिन इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए यार आपको बिटकॉइन ज़्यादा प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो अब क्योंकि बहुत सारे लोग गांव में से भी वो आ रहे हैं, उनको भी बिटकॉइन इकोनॉमी का पार्ट करना है, तो अब नए बिटकॉइन प्रोड्यूस कैसे करें, ये अभी क्वेश्चन आता है आपके सामने, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सभी लोगों ने ये सोचा कि हम एक ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो गोल्ड जैसी हो, जिसमें बिटकॉइन नए प्रोड्यूस करना उतना इजी ना हो। तो इसीलिए वो एक चैलेंज डिसाइड करते हैं कि भैया गांव के बाहर एक माउंटेन है, और माउंटेन पे हम चढ़ने की 2 बार चैलेंज करेंगे। दिन में 2 बार 7 बजे और 2 बजे एक चैलेंज रखेंगे, एक रेस रखेंगे, जिसमें सबसे पहले जो माउंटेन पे चढ़ेगा उसको कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ बिटकॉइन मिलेंगे, जैसे कि 10 बिटकॉइन मिलेंगे, ठीक है। तो अब ये लोग रेस की शुरुआत करते हैं। तो रेस में शुरुआत में फार्मर है, वो सबसे पहले वो पर्वत पे वो चढ़ जाता है, तो उसको मिलते हैं 10 बिटकॉइन, और वो हम अपने लेजर में लिखते हैं। देखा, चैलेंज के थ्रू फार्मर ने 10 बिटकॉइन अर्न किए। तो अब सिस्टम में हो गए 410 बिटकॉइन। तो आपने देखा कि नए बिटकॉइन आप प्रोड्यूस कैसे कर सकते हो, और वो नए बिटकॉइन प्रोड्यूस करना हार्ड है। और जैसे जैसे टाइम जाता है हम वो सिस्टम को कॉम्प्लिकेट करते हैं। जैसे कि आज के डेट में अगर बिटकॉइन का रिवॉर्ड है 10, तो 1 साल के बाद अगर आपने पर्वत चढ़ा तो सिर्फ आपको मिलेंगे 5 बिटकॉइन। 2 साल के बाद करोगे
तो 2.5 बिटकॉइन। तो जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा बिटकॉइन नए प्रोड्यूस करने का जो सिस्टम है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। भाई गोल्ड जैसा है, राइट? गोल्ड जैसे जैसे टाइम जाता है तो गोल्ड जमीन में से निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसको बोलते हैं माउंटेन क्लाइंबिंग रिवॉर्ड। और एट सम पॉइंट इतना कम हो जाएगा ना कि उसको नए बिटकॉइन प्रोड्यूस करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। अब ये हमने एनालॉजी की बात की। एनालॉजी होती है, राइट? ये परफेक्ट नहीं है, तो मैं अब आपको एनालॉजी से रियलिटी को कनेक्ट करने का मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि जो बिटकॉइन हमने समझा। अभी तक हमने जो गैंडोल्फ बाबा की बात की, वो गैंडोल्फ बाबा और कोई नहीं है लेकिन सातोशी नाकामोटो है। सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन का पेपर लिखा था। आप गूगल में बिटकॉइन पेपर बाय सातोशी करोगे तो उसका PDF आ जाएगा। उसने ये इन्वेंट किया था। हमने जो फिंगरप्रिंट की बात की, वो फिंगरप्रिंट और कुछ नहीं है, डिजिटल सिग्नेचर है यूजिंग पब्लिक की एंड प्राइवेट की। और क्रिप्टोग्राफी का एक फील्ड है जिसमें ये चीज़ें आप पब्लिक की, प्राइवेट की प्रोटेक्शन वगैरह कर सकते हो, जिसको आप एज अ फिंगरप्रिंट यूज़ कर सकते हो। उसके लिए मैंने कुछ वीडियो की लिंक दी है वीडियो डिस्क्रिप्शन में। आपको क्रिप्टोग्राफी समझना है तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि आपका जो पोस्टल और मेल बॉक्स होता है वो होती है आपकी पब्लिक की। जैसे आपका एड्रेस है, राइट? जैसे मिस्टर महेश है फॉर एग्जांपल, उसका ये पोस्टल बॉक्स है, उसका घर है, और उसका जो एड्रेस है वो उसका मेल बॉक्स है, उसको पब्लिक की बोलते हैं। और मेल बॉक्स को खोलने की जो की है उसको बोलते हैं प्राइवेट की। तो प्राइवेट की सिर्फ महेश के पास है, लेकिन पब्लिक की सबको पता है। तो पब्लिक की सबको पता होती है, प्राइवेट की सिर्फ उसके ओनर को ही पता होती है। तो ये बिटकॉइन के वर्ल्ड में अगर आपके पास प्राइवेट की है तो आप बिटकॉइन किसी के चुरा सकते हो। तो ये एक पासवर्ड जैसा हो गया, बैंक के पासवर्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट की रहनी होनी चाहिए। और जब ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वो ट्रांजेक्शन आप करते हो पब्लिक की का यूज़ करके। अब हमने जो बुक की बात की, वो बुक जो जिसमें हम ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं वो है डिजिटल लेजर। तो आप अगर लेजर देखोगे बिटकॉइन का तो उसमें ऐसे ट्रांजेक्शन होता है जिसमें वो पब्लिक की के एड्रेसेस होते हैं। तो वो एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है जिसमें ये बंदा इसको इतने 80 बिटकॉइन फॉर एग्जांपल ट्रांसफ़र कर रहा है, और ये जो दिख रहा है आपको वो होती है पब्लिक की। अब जब फार्मर ने 7 बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन किया डॉक्टर के साथ, तो ये जब डॉक्टर को पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं तो अपने डिजिटल वॉलेट में से वो फार्मर को उतने पैसे ट्रांसफ़र करेगा। और डिजिटल वॉलेट में मैंने बताया कि प्राइवेट की और पब्लिक की होती है। अब मान लो कि डॉक्टर के पास 50 बिटकॉइन है, तो वो अपनी प्राइवेट की का यूज़ करके जो फार्मर है उसके खाते में, अब फार्मर की जो पब्लिक की है वो सबको पता है, पूरे जगत को पता है, तो वो उतने बिटकॉइन वो अपने फार्मर के खाते में देगा। तो फार्मर के पास 75 है और 7 जब उसने ट्रांसफ़र किए तो अब हो गए 82। तो यही जो आपको डिजिटल वॉलेट में, जो डिजिटल लेजर में जो ट्रांजेक्शन दिखते हैं वो यही होता है। बेसिकली एक बंदा अपने वॉलेट में से दूसरे बंदे को कुछ मनी ट्रांसफ़र कर रहा है अपनी प्राइवेट की का यूज़ करके, और पब्लिक की जो है वो सबको पता होती है। तो ये ट्रांजेक्शन एक तरीके से फैसिलिटेट करती है, आप ट्रांजेक्शन ईजिली कर सकते हो। और ये एकदम सिक्योर सिस्टम है। इस सिस्टम में फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही कम है। बेसिकली फ्रॉड होने के चांसेस है ही नहीं। अब जो नोटबुक हमारी थी, वो नोटबुक एट सम पॉइंट वो ग्रो होती चली जाएगी। 1 नोटबुक, 2 नोटबुक, 3 नोटबुक हो जाएगी। वैसे तरीके से जो अपना डिजिटल लेजर है उसको हमें ब्लॉक्स में रखना पड़ेगा। एक ब्लॉक में 2000 ट्रांजेक्शन होते हैं और ये सारे ब्लॉक कनेक्टेड होते हैं। तो अगर कंप्यूटर में आपने लिंक लिस्ट पढ़ा है तो ये लिंक लिस्ट जैसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सारे ट्रांजेक्शन चेन टुगेदर है, इसीलिए इसको ब्लॉकचेन भी बोलते हैं। अब बात करते हैं बिटकॉइन माइनिंग की। तो जो फार्मर ने चैलेंज जो जीती थी उसी को ही बिटकॉइन माइनिंग बोलते हैं। बिटकॉइन माइनिंग मतलब ये प्रोसेस है जिससे आप नए बिटकॉइन प्रोड्यूस कर सकते हो। तो फार्मर ने जो क्लाइम किया वो एक्चुअल वर्ल्ड में वो होता है कि आपको एक मैथमेटिकल पजल सॉल्व करनी पड़ती है। वो एक समझ लो एक नंबर गेसिंग गेम है। तो अगर वो गेसिंग गेम करोगे तो आपको वो रिवॉर्ड
मिलेगा, वो एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम होता है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि चलो मैं आपको बोलूँ कि स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू 16, तो x कितना होगा ये गैस करना इजी है कि x चलो 4 या -4, राइट। लेकिन मैं आपको ये बोलता हूँ कि सम ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 9 और आपको गैस करने को बोलूँ तो क्या होगा? वेल, a होगा 4 या 5, दूसरा होगा 3 या 6, 0, 9, बहुत सारे ऑप्शंस है, राइट। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन एक और फंक्शन है SHA-256 जिसमें आप इनपुट स्ट्रिंग दोगे और वो फंक्शन आपको एक हेक्साडेसिमल नंबर देगा, 256 बिट नंबर। इसको गैस करना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। बेसिकली ये फंक्शन ही ऐसा है क्रिप्टोग्राफी में, तो ये गैस करना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। उसको गैस करने का एक ही तरीका है कि आप गैसेस मारो कि चलो ABC की शाह ये है और ABD की शाह ये है, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट शाह होती है। तो आप गैसेस मार मार के ये ढूंढ सकते हो, लेकिन वो गैस मारने की जो सिस्टम है वो काफ़ी कंप्यूट इंटेंसिव है, उसमें आपको बहुत सारे गैस मारने पड़ेंगे। तो इसी वजह से ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मैंने एक पाइथन में 15 लाइन में पाइथन में आप कैसे ये बिटकॉइन माइनिंग कर सकते हो उसका एक वीडियो बनाया, जिसके नीचे लिंक रखूँगा, आप देखिए, और उसका कोड वगैरह भी दिया है, तो आपको बहुत डिटेल में पता चलेगा कि एग्जैक्टली बिटकॉइन माइनिंग ये कोडिंग से ये लोग करते कैसे है। 15 ही लाइन का पाइथन कोड है दोस्तों, आप ज़रूर देखिए, आपके कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो जाएंगे कि एग्जैक्टली बिटकॉइन माइनिंग इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या तो फिर एल्गोरिदम वो वर्क कैसे करता है। तो SHA-256 में ABC जो हमने डाला इसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन, क्योंकि इसको प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अब हम बात करते हैं ब्लॉक्स की। तो ब्लॉक्स में जो सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो ट्रांजैक्शन में प्रीवियस हैश होती है और ट्रांजैक्शंस और प्रीवियस हैश को मिला के आप एक नॉन्स करके एक नंबर आता है, तो वो नंबर को आप मिला के एक आप हैश फाइंड करते हो और बाद में नॉन्स को आप क्या करोगे कि इंक्रीमेंट करते जाओगे। आप कंप्यूटर में आपने फोर लूप अगर पढ़ा है तो फोर लूप में आप नॉन्स को घुमाते जाओगे कि चलो भैया नॉन्स 1 के लिए उसने ये हैश प्रोड्यूस की, ठीक है, नॉन्स 2 के लिए उसने डिफरेंट हैश प्रोड्यूस की। तो ऐसी हैश प्रोड्यूस कर करके आप वो गैस करते जाओगे। और हमारी मैथमेटिकल पजल की जैसे डिफ़िकल्टी है फर्स्ट 4 0, तो आप नॉन्स 2 करके एक हैश प्रोड्यूस करोगे, नॉन्स 3 करके ऐसे फोर लूप घुमा दोगे। तो फोर लूप में ऐसा होगा कि एट सम पॉइंट कोई नॉन्स की वैल्यू के लिए वो फाइनल हैश ऐसी प्रोड्यूस करेगा जिसमें पहले 4 0 हो गए, ठीक है। अब पहले 4 0 हो गए तो मतलब ये ब्लॉक कंफर्म हो गया और ये अपनी ब्लॉक चेन में ऐड हो जाएगा। बिटकॉइन का जो रिवॉर्ड है वो हर 4 साल में हाफ हो जाता है। 2009 में ये 50 बिटकॉइन पर ब्लॉक था, 2012 में 25 और अभी 2020 में वो है 6.25 बिटकॉइन पर ब्लॉक। तो आप देख सकते हो कि उसको इस ब्लॉक को प्रोड्यूस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। मैंने कुछ अच्छे वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ली है, जैसे 3 ब्लू 1 ब्राउन का ये वीडियो है कि बिटकॉइन कैसे वर्क करता है। दूसरा वीडियो एंडर्स ब्राउन वर्क का है जिसमें उसने एक UI दिया है जिसमें आप ब्लॉकचेन का पूरा डेमो कर सकते हो। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। बिटकॉइन अभी बहुत सारे बिजनेसेस यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे रिटेलर्स है, जैसे overstock.com ई-कॉमर्स वेबसाइट है, वो बिटकॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट करती है। बहुत सारे अदर रिटेलर्स भी है वो बिटकॉइन में अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं पेमेंट, जैसे डेल, होल फूड, स्टारबक्स, होम डिपोट, अभी टेस्ला भी अगर आपको बाय करनी है तो बिटकॉइन से बाय कर सकते हो। अगर आप थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल जाना चाहते हो तो मैंने एक दूसरा वीडियो किया था जिसमें 15 लाइन्स ऑफ पाइथन कोड में आप बिटकॉइन माइनिंग कैसे कर सकते हो उसका मैंने दिखाया है। तो आप उस वीडियो की लिंक भी मैं नीचे रखूँगा, यहाँ पे होगी, तो आप चेक कर लीजिए। मेरा नाम धवल पटेल है। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, पाइथन प्रोग्रामिंग ये सब सिखाता हूँ। मेरा होल ऑब्जेक्टिव मेरी चैनल का ये है कि मैं कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंपल कर दूँ स्टोरी टेलिंग और एनालॉजी का यूज़ करके। तो आप मेरे वीडियो देखिए, मेरे न्यूरल नेटवर्क के और बहुत काफ़ी सारे वीडियोस हैं जिसमें मैंने बहुत ही सिंपल तरीके में चीज़ों को समझाया है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आया है तो आप अपने फ्रेंड जिनको पता नहीं है बिटकॉइन है क्या, आप उनके साथ शेयर कीजिए। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे वीडियो में कमेंट कीजिए।